हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल ज्ञान। दोस्तों आज हम देखेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक कंडीशन जो कि है एस्पायरेशन न्यूमोनिया। क्या है? एस्पायरेशन न्यूमोनिया। तो देखो नाम से समझो, एस्पायरेशन और न्यूमोनिया। एस्पायरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एस्पिरेट कर लेना, इनहेल कर लेना। ठीक है, इनहेल कर लेना जो कि हमारे लंग्स में चली जाए। ठीक है ना, ऐसी चीज़ जो भी हमारे लंग्स में चली जाए जब हम इनहेलेशन कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम पर। तो इस चीज़ की वजह से क्या हो जाता है? न्यूमोनिया हो जाता है। किसी भी चीज़ को एस्पायरेट करने की वजह से क्या हो रहा है? न्यूमोनिया हो रहा है। ठीक है, तो देखो एस्पिरेशन न्यूमोनिया इज द इनहेलेशन ऑफ ओरोफेरेंजियल सिक्रीशंस एंड और स्टमक कंटेंट इनटू द लंग्स। एस्पिरेशन न्यूमोनिया क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है? इनहेलेशन ऑफ ओरोफेरेंजियल सिक्रीशंस, यानी जो भी ओरोफेरेंजियल सिक्रीशंस होते हैं, यानी जो भी हमारे जो भी माउथ के जो कंटेंट है, ओरोफेरेंजियल सिक्रीशंस है, उनको इनहेल कर ले, कोई भी पर्सन उनको इनहेल कर ले। और स्टमक का जो भी कंटेंट है, जैसे कि गैस्ट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, उसको कोई भी पर्सन इनहेल कर ले और वो चीज़ कहाँ चली जाए? लंग्स में चली जाए। तब उस कंडीशन से क्या हो सकता है? एस्पायरेशन न्यूमोनिया उस कंडीशन को हम कहते हैं। ठीक है, उससे न्यूमोनिया हो सकता है। इट में प्रोड्यूस एन एक्यूट फॉर्म ऑफ न्यूमोनिया। इस कंडीशन से क्या हो सकता है? एक्यूट फॉर्म ऑफ न्यूमोनिया हो सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एटियोलॉजी के बारे में, यानी ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से एस्पायरेशन न्यूमोनिया हो सकता है। तो देखो, लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव एयरवे रिफ्लेक्सेस, यानी जो भी हमारे प्रोटेक्टिव एयरवे रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे कि स्वेलोइंग करना या कफिंग करना। मान लीजिए क्या है, कुछ भी है ना, हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जब हम माउथ के अंदर किसी भी चीज़ को इंजेस्ट करते हैं तब वो उसको चबा करके बाद में हमें स्वेलो करना पड़ता है। ठीक है, तो जब किसी पर्सन का क्या हो, स्वेलिंग रिफ्लेक्स खराब हो जाए, ठीक है, या स्वेलिंग रिफ्लेक्स अच्छे से ना हो पाए, या फिर कफिंग रिफ्लेक्स अच्छे से ना हो पाए, ठीक है, यानी देखिए अगर हम धूल मिट्टी में जाते हैं तब क्या होता है, हमारे अंदर क्या होती है, धूल वगैरह जाती है। ठीक है, जिस कंडीशन से हमें क्या हो सकता है? कफिंग हो सकती है। तो अगर क्या हो रहा है, कफिंग नहीं आ रही है उस पेशेंट को, या फिर स्वेलिंग नहीं हो रही है, तब वो क्या हो सकता है? एस्पिरेशन न्यूमोनिया उसको हो सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें क्या, तो कॉज्ड बाय अल्टर डिस्ट्रेस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती हैं? तो जो हमारा क्या है, जो एयरवे रिफ्लेक्सेस है वो लॉस कब होंगे? तो वो लॉस हो सकते हैं अल्टर डिस्ट्रेस ऑफ कॉन्शियसनेस, जब क्या हो, किसी पर्सन की कॉन्शियसनेस में चेंज आ जाए। एल्कोहल और ड्रग ओवरडोज, ठीक है, एल्कोहल और ड्रग का ओवरडोज हो किसी पर्सन को। ड्यूरिंग रिसक्सिटेशन, अगर किसी पर्सन को क्या हो रहा है, लाइफ सपोर्ट दिया जा रहा है, रिसक्सिटेट किया जा रहा है, तब उस कंडीशन में उसको वो एस्पायरेट कर सकता है, जो भी सिक्रेशंस वगैरह उनको एस्पायरेट कर सकता है। सीरियसली इल और डेबिलिएटेड पेशेंट्स, ठीक है, जो पेशेंट क्या हो, बहुत ज़्यादा इल हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इल पेशेंट हो, तो उन पेशेंट में भी क्या हो सकता है? एस्पायरेशन न्यूमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, डेबिलिटेटेड जो पेशेंट होते हैं उनमें हो सकता है। ठीक है, ये पेशेंट कौन से होते हैं? तो ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर पेशेंट जो होते हैं उनमें होने के चांसेस होते हैं। एबनॉर्मलिटी ऑफ गैग एंड स्वेलिंग रिफ्लेक्स, अगर क्या हो, जो गैग रिफ्लेक्स है और जो स्वेलिंग रिफ्लेक्स है ना, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए, ठीक है ना, जो गैग रिफ्लेक्स और स्वेलिंग रिफ्लेक्स है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है? एस्पिरेशन न्यूमोनिया के होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें क्या, एनजी ट्यूब फीडिंग। एनजी ट्यूब फीडिंग, तो एनजी ट्यूब फीडिंग क्या है? अगर किसी पर्सन को एनजी ट्यूबिंग कराई गई है, ठीक है, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूबिंग कराई गई है, तो उस दौरान क्या हो सकता है, उसको जो भी कंटेंट वगैरह है वो उसकी सांस की नली में जा सकता है, यानी उसकी जो ट्रैकिया है उसमें जा सकता है और लंग्स में जा सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें क्या, तो नेक्स्ट आता है इसमें ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट। ठीक है, अब देखो ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट का मतलब क्या है, तो फ्रॉम जनरल एनेस्थीसिया, अगर क्या होता है किसी भी फीमेल को जनरल एनेस्थीसिया दिया गया है, तो उस कंडीशन में वो फीमेल क्या कर सकती है, वो फीमेल इनहेल कर सकती है ना, किसी भी चीज़ को एस्पायरेट कर सकती है। ठीक है ना। लिथोटमी पोजीशन, पेशेंट को क्या है, लिथोटमी पोजीशन दी गई है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, उसको वो जो भी सिक्रेशंस वगैरह उनको इनहेल कर सकती है। ठीक है। डिलेड एम्पटिंग ऑफ स्टमक, अगर क्या हो रहा है, जो उसका स्टमक है, ठीक है, स्टमक है वो अच्छे से एम्पटी नहीं हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम एनलार्ज यूट्रस, किसकी वजह से नहीं हो रहा है, तो एनलार्ज यूट्रस की वजह से, यानी उसका यूट्रस क्या हुआ, एनलार्ज हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, उसका जो स्टमक है अच्छे से क्या नहीं हुआ, एम्पटी नहीं हुआ, तो उसकी वजह से जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो उसके लंग्स में जा सकता है थ्रू द एस्पायरेशन। ठीक है। लेबर कॉन्ट्रैक्शन क्या है, जो पेशेंट है, जो फीमेल है, उसको लेबर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उस दौरान भी क्या हो सकता है, उसको एस्पायरेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जीआई कंडीशन, कोई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंडीशन हो सकती है, ठीक है, जैसे क्या है,
हियाटल हर्निया, ठीक है। हियाटल हर्निया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, जो भी ऑर्गन्स होते हैं ना वो प्रोट्रूड आउट हो जाते हैं अपने जगह से, ठीक है। अपनी जगह से वो क्या होते हैं, बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हियाटल हर्निया कंडीशन होती है। इस कंडीशन में एस्पिरेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इनिशियल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। मान लीजिए कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो गया है, कहाँ पर हो गया, मान लीजिए ईसोफेगस में हो गया है, ठीक है, या फिर ड्यूडेनम में हो गया है, इलियम, इस्चियम, कहीं भी हो गया है, इंटेस्टाइन में हो गया है, तो उस कंडीशन में भी उसको क्या हो सकता है, एस्पिरेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है। अगर क्या हुआ है, उसके जो एब्डोमिन है उसमें डिस्टेंशन हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है क्या, एस्पिरेशन न्यूमोनिया। नेक्स्ट है इसमें प्रोलॉन्ग्ड एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन हो सकता है। तो देखो अगर किसी पर्सन को क्या हुआ है, बहुत लंबे समय से उसका क्या हुआ है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन हुआ है, ठीक है, यानी उसको सांस लेने के लिए क्या हो रहा है, जो ट्यूब लगाई गई है, ठीक है, सांस लेने के लिए ट्यूब लगाई गई है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, उसको जो भी बाहर की चीजें हैं, है ना, वो क्या हो सकती हैं, उसके ट्रैकिया में जा सकती हैं, ठीक है ना। ये कंडीशन होती है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एस्पिरेशन न्यूमोनिया हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, यानी कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो इस कंडीशन में दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट है इसमें टैकीकार्डिया, पेशेंट को क्या होगा, टैकीकार्डिया होगा, यानी उसकी जो हार्ट बीट है बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें डिस्निया, उसको क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, यानी पेशेंट क्या करेगा, अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाता है, ठीक है। कफिंग आ सकती है पेशेंट को, ठीक है, कफिंग आ सकती है, खांसी आ सकती है उसको। टेकअपनी हो सकता है, पेशेंट बहुत जल्दी जल्दी सांस लेगा अपनी, ठीक है, उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट साइनोसिस हो सकता है पेशेंट को, क्योंकि पूरी बॉडी में देखो क्या होगा, लंग्स में क्या होगी, अच्छे से जो गैसेज है वो एक्सचेंज नहीं हो पाएंगी, क्योंकि लंग्स में निमोनिया हो रखा है, तो इसकी वजह से पूरी बॉडी में क्या होगा, अच्छे से वो नहीं हो पाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, और लंग्स में भी प्रॉपरली तरीके से सप्लाई नहीं हो पाती है ऑक्सीजन की, जिसकी वजह से साइनोसिस वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिल सकता है, पूरी बॉडी में देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्रैकल साउंड सुनाई देती है, रोंकाई साउंड सुनाई देती है, और पिंक एंड फोर्थी स्पुटम, है ना, जो स्पुटम होता है वो कैसा हो जाता है, उसका पिंक हो जाता है, और फोर्थ यानी इसमें क्या होगा, झाग जैसे दिखाई देते हैं, है ना, यानी फॉर्म जैसा स्पुटम आता है और पिंक स्पुटम आता है, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस होती हैं जो कि देखने को मिलती हैं किसमें, एस्पिरेशन न्यूमोनिया में देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका पता कैसे लगाएं, यानी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। तो देखो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन, हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं पेशेंट की, कि कुछ चीज़ क्या है, तुम्हारे जो तुमने क्या चीज़ एस्पिरेट की थी, ठीक है, या किसी से उसके, अगर वो पेशेंट बताने की कंडीशन नहीं है तो उसके हम किससे पूछ सकते हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन, हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं अटकी हुई है, या फिर कुछ वैसी चीज़ तो नहीं गई है, ठीक है, फ्लूइड है क्या है ना। नेक्स्ट इसमें चेस्ट एक्सरे हम करा सकते हैं पेशेंट का, ठीक है, लंग्स की जो कंडीशन है उसको देखने के लिए, है ना, एयर अंदर गई है या फिर फ्लूइड अंदर गया है, उस कंडीशन को देखने के लिए चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट हम करा सकते हैं पेशेंट का, ठीक है। नेक्स्ट है एबीजी एनालिसिस हम कर सकते हैं, ताकि पता चल सके कि जो भी क्या है, ब्लड टेस्ट कराएंगे इन्फेक्शन के लिए, है ना, कि किसी इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एबीजी एनालिसिस हम कर सकते हैं पेशेंट का, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, आर्टीरियल ब्लड गैस को हम एनालाइज करते हैं कि जो उसकी आर्टरी या फिर ब्लड है ना, उसमें गैसेस का एक्सचेंज, गैसेस सही से है या फिर नहीं है। एसिडोसिस किसको, एसिडोसिस को चेक करने के लिए, ठीक है, एसिडोसिस या फिर एल्कलोसिस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये कंडीशन करते हैं, एबीजी एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है इसमें क्या, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। अब मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, तो देखो मैनेजमेंट क्या है, डिपेंड करता है मटेरियल एस्पायरेटेड, यानी उस चीज़ पर डिपेंड करता है जो चीज़ एस्पायरेट की गई है, ठीक है। तो पहला है इसमें क्लियरिंग द ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे, हम क्या करते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे होता है उसको हम क्लियर करते हैं, यानी अगर क्या है उसके जो एयरवे है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो हम पहले उसकी सफाई करेंगे, उसको क्लियर करेंगे। तो इसमें फर्स्ट स्टेप्स है, अगर फॉरेन बॉडी विजिबल होती है, दिखाई देती है, तब हम उसको मैनुअली रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यानी अगर क्या होता है, ट्रैकिया में फॉरेन बॉडी दिखाई देती है, यानी जो भी एयरवे है ना, उसमें फॉरेन बॉडी दिखाई देती है, तब हम उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं मैनुअली। नेक्स्ट इसमें प्लेस द पेशेंट इन टिल्टेड हेड डाउन पोजिशन ऑन राइट साइड, हम क्या करते हैं, पेशेंट को राइट साइड की तरफ, ठीक है, राइट साइड की तरफ क्या करते हैं, टिल्टेड हेड डाउन पोजीशन देते हैं, ठीक है। पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे, टिल्टेड हेड डाउन पोजीशन देंगे राइट साइड में, ठीक है। राइट साइड मोर कॉमनली अफेक्टेड इफ पेशेंट हैज एस्पायरेट सॉलिड पार्टिकल्स, अगर क्या होता है, अगर पेशेंट ने क्या किया है, सॉलिड पार्टिकल को एस्पायरेट किया है, तो क्या होगा, उसकी जो लेफ्ट, जो उसकी कौन सी होती है, राइट साइड होती है, वो बहुत ही कॉमनली अफेक्ट होती है, ठीक है। अगर पेशेंट ने क्या किया है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल
एस्पायरेट किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है इसमें क्या, तो नेक्स्ट है इसमें सक्शनिंग। हम क्या करते हैं, पेशेंट की सक्शन करते हैं ट्रैकिया को, ईटी ट्यूब टू रिमूव पार्टिकुलेट मैटर, है ना। जो भी जो उसमें जो ईटी ट्यूब है, एंडोट्रैकियल ट्यूब है, अगर उसमें कुछ मैटर अटक गया है, कुछ भी चीज़ अटक गई है, स्पुटम वगैरह या फिर कुछ भी सिक्रेशन अटक गया है, तब हम उसको रिमूव करेंगे, सक्शन करेंगे उसका, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लैरिंगोस्कोपी हम कर सकते हैं पेशेंट की, ठीक है, लैरिंग्स वगैरह को देखने के लिए। ब्रोंकोस्कोपी हम कर सकते हैं ब्रोंक्यूल्स को देखने के लिए, ब्रोंकस को देखने के लिए, है ना, क्या करने के लिए, एस्पायरेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल, ठीक है, परफॉर्म फॉर एस्पायरेशन ऑफ, क्योंकि क्या है, अगर पेशेंट ने क्या पता कुछ सॉलिड मटेरियल को एस्पायरेट कर रखा हो, तो उस सारी चीज़ों को देखने के लिए हम क्या करते हैं, लैरिंजियोस्कोपी करते हैं, ठीक है, और हम उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें क्या, फ्लूइड वॉल्यूम रिप्लेसमेंट फॉर करेक्शन हाइपोटेंशन। हम क्या कर सकते हैं, फ्लूइड वॉल्यूम का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, क्या करने के लिए, हाइपोटेंशन को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, फ्लूइड वॉल्यूम का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए, जो भी हाइपोटेंशन पेशेंट को हो रहा है उसकी वजह से, उसके लिए, है ना, उसको करेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इसमें एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट या थेरेपी देंगे हम, किसके लिए देंगे, अगर क्या हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर दिखाई दे रहा है लंग्स में, तो ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी इसको देते हैं। बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन जो भी है ना, तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो एंटीबायोटिक्स देंगे, और जो क्या कहते हैं, वायरल इन्फेक्शन होगा तो उसको एंटीवायरल ड्रग्स हम प्रोवाइड कराते हैं, देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्या, करेक्शन ऑफ एसिडोसिस। हम क्या करते हैं, एसिडोसिस को करेक्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस को, जो कि इंडिकेट करता है किसको, अ सीवियर रिएक्शन ड्यू टू एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। अगर क्या हुआ है, गैस्ट्रिक कंटेंट का एस्पायरेशन हुआ है, ठीक है, गैस्ट्रिक कंटेंट का एस्पायरेशन हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको भी करेक्ट कर सकते हैं, उसको भी ट्रीट या ठीक कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे इस चीज़ के लिए, तो हम उसको एबीजी एनालाइसिस, सॉरी, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको वेंटिलेशन करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी एंड असिस्टेड वेंटिलेशन इफ एडिक्वेट एबीजी वैल्यूज कैन नॉट बी मेंटेन। यानी आर्टेरियल ब्लड गैस की अगर वैल्यूज क्या है, मेंटेन नहीं है अच्छे तरीके से, तब हम क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, है ना, और क्या करते हैं, हम वेंटिलेशन उसको प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई ना। हमने क्या पढ़ा शुरू से, हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, हमने पढ़ा क्या, जो एटियोलॉजीज थी वो पढ़ी हमने, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, नेक्स्ट हमने पढ़ा इसके डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा मैनेजमेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, ठीक है ना। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं इसके, तो लंग एब्सिस, ठीक है, लंग एब्सिस हो सकता है, यानी इसको जो लंग्स हैं उसमें क्या हो सकता है, पस का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, या फिर वहाँ पर घाव हो सकते हैं उसके लंग्स में, कैविटीज बन सकती हैं जहाँ के, जिसमें क्या रहेगा, जिसमें पस रहता है, ठीक है। एम्पाइमा हो सकता है उसको पेशेंट को, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, जो भी पस का फॉर्मेशन होने लगता है, उसका जो लंग्स है उसमें पस का फॉर्मेशन होने लगता है। नेक्रोटाइजिंग न्यूमोनिया क्या होता है, तो इसमें क्या होता है ना, नेक्रोसिस होने लगता है, ठीक है, किसमें जो लेयर्स वगैरह जो भी सेल्स होती हैं, लंग्स की सेल्स होती है, उसमें क्या हो सकता है, नेक्रोसिस होने लगता है। ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, है ना, ये भी एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाती है, इसमें भी अच्छे से पेशेंट क्या कर सकता है, सांस नहीं ले सकता अच्छे से, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट आता है नर्सिंग असेसमेंट। आप देखो एक नर्स का क्या रोल होगा उस बीमारी को पहचानने के लिए, असिस्ट करने के लिए, तो देखो असिस्ट फॉर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, नर्स को क्या करना पड़ता है, जो भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है उसको चेक करना पड़ता है। प्रायोरिटीज की यही होगी कि भैया क्या करेंगे, जो भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो पहले उसको चेक करेगी कि ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर नहीं है। नेक्स्ट इसमें असिस्ट फॉर रिस्क फैक्टर, क्या करेगी नर्स, जो भी रिस्क फैक्टर है एस्पायरेशन के, उनको क्या करेगी, असिस्ट करेगी कि इस पेशेंट को रिस्क फैक्टर तो नहीं है ना। मान लीजिए क्या है, पेशेंट को ईटी ट्यूब लगी हुई है, एंडोट्रेकियल ट्यूब लगी हुई है, तो उसमें वो रिस्क फैक्टर चेक करेगी कि पेशेंट को एस्पायरेशन के रिस्क तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें असिस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीवर, है ना, फीवर का डेवलपमेंट को असिस्ट करेगी वो कि उसको फीवर तो नहीं होने वाला। फाउल स्मेल स्पटम, जो भी स्पटम है उसका, उसमें गंदी स्मेल तो नहीं आ रही है ना, उस चीज़ को असिस्ट करेगी वो। डेवलपमेंट ऑफ कनेक्शन, है ना, और भी और क्या है भैया, जो भी डेवलपमेंट में कनेक्शंस हैं, है ना, जो भी क्या है न्यूमोनिया के डेवलपमेंट में कनेक्शंस हैं उनको वो चेक करेगी, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में, है ना। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा इसमें, ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा, तो देखो इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज होने में इम्पेयरमेंट आ रहा है,
ठीक है, यानी उसकी जो गैस एक्सचेंज है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है। किसकी वजह से नहीं हो पा रही? तो रिलेटेड टू डिक्रीज्ड वेंटिलेशन सेकेंडरी इन्फ्लामेशन, है ना, किसकी वजह से? वेंटिलेशन के डिक्रीज होने की वजह से, सेकेंडरी इन्फ्लामेशन की वजह से और इन्फेक्शन की वजह से। कहाँ हो रहा है? जो डिस्टल एयर स्पेस है वहाँ पर, डिस्टल एयर स्पेस में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, वेंटिलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? गैसेज जो हैं वो अच्छे से एक्सचेंज नहीं होंगी। नेक्स्ट है इसमें इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एक्सेसिव ट्रैकियो ब्रोंकियल सिक्रीशन। इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, ठीक है, यानी एयरवे उसका अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है, किसकी वजह से? रिलेटेड टू एक्सेसिव ट्रैकियो ब्रोंकियल सिक्रीशंस, क्योंकि भैया जो ट्रैकियो ब्रोंकिया है ना, यानी जो ट्रैकिया है और जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनसे क्या हो रहा है? सिक्रीशन बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है, जिसकी वजह से जो भी क्या है, जो एयरवे है वो अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन प्रोसेस एंड डिस्निया। अब देखो पेशेंट को पेन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, पेशेंट को पेन फील हो रहा है, क्यों? रिलेटेड टू, क्यों? इन्फ्लामेशन की वजह से, क्योंकि इन्फ्लामेशन प्रोसेस हो रही है और डिस्निया हो रहा है, पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? उसको पेन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इसमें रिस्क फॉर इंजरी सेकेंडरी टू कॉम्प्लिकेशंस, है ना। अब देखो पेशेंट को क्या हो सकता है? पेशेंट को क्या है? कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं इस चीज़ के, तो उसको क्या हो सकता है? कोई दूसरी इंजरी भी हो सकती है, कोई दूसरी चीज़ भी उसको हो सकती है, जिसकी वजह से वो पेशेंट अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आपको पीडीएफ इसका दे दिया जाएगा। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।